का जो वजूद है राजनीति में वो हमेशा रहा है और रहेगा। आप चाहे आप चंदूलाल चंद्राकर जी को देख लीजिए, मोतीलाल वोरा जी को देख लीजिए, जो कांग्रेस के कद्दावर रहे, सरोज पांडे, ताराचंद साहू, ये बड़ा नाम रहे और इनका केंद्र की राजनीति में दबदबा रहा। 2000 से एक तरह से दबदबा रहा। मंत्रिमंडल समझ लीजिए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पीएचई मंत्री, कृषि मंत्री, सारे मंत्री यहीं से थे। तो निश्चित तौर पर उसका एक कारण ये था, जो लंबे समय से यूथ कांग्रेस की राजनीति करते रहे और कद्दावर नेता कई बार जीते, तो स्वाभाविक तौर पे उनको भी मंत्री बनाना था। और रुद्र नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। राजनीतिक विश्लेषण आज करेंगे हम कि दुर्ग जिले में 2023 चुनाव के बाद से आखिर एक समय था जब दुर्ग जिले का दबदबा छत्तीसगढ़ में नहीं, एमपी में नहीं, पूरे देश भर में हुआ करता था, जहां से कई सीएम दुर्ग जिले से निकले और कई जो कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में वो दुर्ग से निकले। पर 2023 चुनाव के बाद से ऐसा लग रहा है कि दुर्ग जिले में अकाल सा आ गया है। कई बार के मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे वो चुनाव हार गए हैं 2023 विधानसभा का। और जीतने वालों की बात करें तो रिकेश सेन नए प्रत्याशी, पहली बार टिकट मिला था और वो जीते हैं। ललित चंद्राकर, उनको भी पहली बार विधानसभा का टिकट मिला और वो जीते हैं। डोमन लाल कोरसेवाड़ा बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और दूसरी बार उनको विधानसभा चुनाव का टिकट मिला और वो जीते हैं। जीतने के बाद विधानसभा गए। नए चेहरे की बात करें तो गजेंद्र यादव, दुर्ग में एक चौंकाने वाला नाम आया। गजेंद्र यादव, बिसरा राम यादव जो कि पूर्व आरएसएस संघ के कार्यकर्ता है और संघ के पदाधिकारी भी उनके सुपुत्र है गजेंद्र यादव, जिनको पार्टी ने विश्वास कर विधानसभा का टिकट दिया और टिकट मिलने के बाद प्रचंड मतों से वो 2023 विधानसभा चुनाव को जीते। दुर्ग का जो हाथ है वो खाली है। कैबिनेट में दुर्ग जिले को कोई जगह नहीं मिली। आखिर जगह क्यों नहीं मिली, क्या कारण था, ये आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री सूबे के विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे तो क्या दुर्ग जिले में कैबिनेट में जगह मिलेगी। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी मौजूद है। उनसे ही हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जब कैबिनेट का विस्तार होगा छत्तीसगढ़ में तो क्या दुर्ग को तवज्जो मिलेगा या फिर दुर्ग खाली हाथ रह जाएगा। संतोष यादव जी हमारे साथ है। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बेहतर संवाद के विश्लेषण कार्यक्रम में। क्या लग रहा है, दुर्ग जिले का एक समय जबरदस्त दबदबा हुआ करता था, चाहे चंदूलाल चंद्राकर की बात करें, मोतीलाल वोरा जी की बात करें, भूपेश बघेल जी स्वयं प्रदेश के मुखिया थे, दुर्ग जिले से हैं। नहीं, ऐसा नहीं है प्रदीप जी। राजनीति में अपना एक कालखंड होता है। राजनीति में एक स्थिरता की दौर आता है। तो दुर्ग जिला का जो वजूद है राजनीति में वो हमेशा रहा है और रहेगा। आप चाहे आप चंदूलाल चंद्राकर जी को देख लीजिए, मोतीलाल वोरा जी को देख लीजिए, जो कांग्रेस के कद्दावर रहे और केंद्र की राजनीति में इनका अच्छा खासा दखल रहा, दबदबा रहा, लंबे अरसे तक रहा। और बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की तो सरोज पांडे, ताराचंद साहू, ये बड़ा नाम रहे और इनका केंद्र की राजनीति में दबदबा रहा। 2018 में आप जो बात कर रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और सरकार कांग्रेस की बनी तो पूरा दुर्ग से एक तरह से दबदबा रहा। मंत्रिमंडल समझ लीजिए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पीएचई मंत्री, कृषि मंत्री, सारे मंत्री यहीं से थे। तो निश्चित तौर पर उसका एक कारण ये था कि मुख्य भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको मौका मिलना था। और ताम्रध्वज साहू चूँकि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो निश्चित तौर पे उनको एक बड़ा पोस्ट देना था और इसलिए कि वो गृह मंत्री बने। और रविंद्र चौबे जो लंबे समय से यूथ कांग्रेस की राजनीति करते रहे और कद्दावर नेता कई बार जीते, तो स्वाभाविक तौर पे उनको भी मंत्री बनाना था। और रुद्र गुरु को सतनामी समाज की तरफ से एक प्रतिनिधित्व देना था, तो ये था। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, यदि तो उसका कोई कारण हो सकता है। लेकिन ऐसा जो अभी संभावनाएं चल रही है, ऐसी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो दुर्ग जिले को एक दो मंत्री मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल मिलने की संभावना वैसे तो नजर आ रही है, पर क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन सा ऐसा विधायक होगा जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चूंकि डोमन लाल कोरसेवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो सभी नए विधायक है, पर इनका बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे, कई बार पार्षद है, कई आयोग में भी रहे हैं,
तो क्या लगता है किन प्रत्याशियों पर जो शायद सरकार भरोसा जताएगी? देखिए, दुर्ग जिले में जो 6 विधानसभा सीट है उसमें अपन 2 के पाटन और भिलाई को छोड़ दें तो शेष 4 जो विधायक हैं उन पे चर्चा करते हैं तो वैशाली नगर के जो विधायक है रिकेश से निश्चित तौर पे अनुभव के मामले में वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब पहली बार नगर निगम बना और वो पार्षद का चुनाव लड़े और तब से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के बीच में है, काम करना उनको आता है, खासा अनुभव है और विधायक पर पहली बार टिकट मिला और शानदार जीत हासिल की और जो प्रचंड मतों से जीते। प्रचंड मतों से जीत हासिल की और लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए कि उन्होंने 73,000 से लीड दिलवाई। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, पब्लिक के बीच काम रिस्पांस अच्छा है, काम अच्छा है, काम को तुरंत जो गति से करते हैं वो तो एक उनको प्लस मिल सकता है। और दूसरी बात डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी सतनामी समाज से भी हैं, अनुभवी भी है, वरिष्ठ भी हैं और उनका भी उनको लाभ मिल सकता है। एक बार के विधायक भी रह चुके हैं वो। दूसरी बार विधायक बने, हाँ, इमेज भी अच्छी है पब्लिक के बीच, किसी गुट विशेष का लेबल भी नहीं लगा है, तो ये इसको फायदा मिल सकता है। दूसरा ललित चंद्राकर को संगठन का अच्छा अनुभव है, लंबे समय से संगठन में काम किए और गृह मंत्री जैसे दिग्गज को उन्होंने हराया है, तो उनका कद भी उस लिहाज से बहुत बड़ा है, राजनीतिक लिहाज से, तो संभवतः वो भी दावेदार। एक गजेंद्र यादव का नाम भी बड़ा चर्चा में चल रहा है कि उनका जो बैकग्राउंड है संघी बैकग्राउंड है और उनके पापा संघ में और आरएसएस में काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे और प्रबल दावेदारों में से भी एक गिना जा रहा है उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग को जो समझते हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अप्रत्याशित निर्णय लेती है। जैसे विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि रिकेश सेन को टिकट देने का मामला हो, चाहे ललित चंद्राकर को टिकट देने का मामला हो, चाहे गजेंद्र यादव को टिकट देने का मामला हो, सारे लोग चौंके और इसके बावजूद इन्होंने शानदार जीत हासिल की। वैसे ही आप देखिएगा जब मंत्रिमंडल में का विस्तार में जब दुर्ग जिले को मौका मिलेगा तो चौंकाने वाला नाम मैं कह रहा हूँ गजेंद्र यादव भी हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि गजेंद्र यादव संघ परिवार से हैं, गजेंद्र यादव की कार्यशैली अच्छी है, गजेंद्र यादव ने अरुण वोरा जैसे दिग्गज को मात दी है, काफ़ी बड़े अंतरों से जीते भी थे वो। हाँ, काफ़ी बड़े अंतरों से जीते थे। और दूसरा जो यादव समाज का एक प्रतिनिधित्व चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, हेमचंद यादव जी की मृत्यु के बाद हेमचंद यादव जी बड़ा चेहरा थे यादव समाज और उनके निधन के बाद एक जो खालीपन था वो गजेंद्र यादव के आने से थोड़ा सा मजबूत होगा और यादव समाज में काफ़ी खुशी की भी लहर है। हाँ, तो उसके चलते भी एक मौका उनको भी बन सकता है मौका। फाइनल मुहर लगेगी या फिर आने वाले समय में जैसे संसदीय सचिव की भी बात सामने आ रही है तो किन चेहरों को मौका मिल सकता है इसमें? देखिए, मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि भाजपा जो है अबूझ, भाजपा हमेशा प्रत्याशित निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, इसलिए आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि किसको मौका दे सकती है। वो कोई भी नया चेहरा कोई भी किसी को भी मौका दे सकती है, उसमें भाजपा के बारे में कहना बिल्कुल, क्योंकि हाल ही में हमने देखा केंद्रीय कैबिनेट में तोखन साहू का नाम कहीं दूर दूर तक किसी ने नहीं सुना होगा, पर अचानक तोखन साहू का नाम सामने आ गया। जी, बिल्कुल। कई आप शुरू से देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा निर्णय चौंकाने वाला रहता है। जैसे एमपी में देखिए मोहन यादव जी को सीएम बनाने की बात हो, चाहे राजस्थान में भंवरलाल शर्मा जी को सीएम बनाने की बात हो, या उड़ीसा में मोहन चरण मांझी जी को सीएम बना, सारे निर्णय हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी निर्णय चौंकाने वाला ले सकती है। तो क्या लग रहा है जैसे जिस प्रकार से गजेंद्र यादव है, ललित चंद्राकर है, अगर इन पर पार्टी दाव लगाती तो इनका ऐसा कौन सा यूएसपी, मतलब कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ होगी जिस पे पार्टी नजर गड़ा के रखी होगी? अब जो चारों विधायक हैं, देखिए अपने अपने लेवल में सब सटीक है, अपने अपने लेवल में सबकी कार्यशैली अच्छी है, पब्लिक के बीच पकड़ अच्छी है और अगर चारों में से किसी को भी मौका देती तो निश्चित तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी को दुर्ग जिले में लाभ ही होगा इसका। तो क्या माना जाए जो दुर्ग की ख्याति थी 2023 से पहले, फिर वो उसी पोजीशन पे वापस आ पाएगी या फिर ऐसे ही चलेगा? दुर्ग की ख्याति तो राजनीतिक तौर पे हमेशा रही है दोनों दलों में। अभी देख लीजिए लोकसभा चुनाव के समय
विधानसभा चुनाव में अगर किया जाए तो जो सांसद हैं दुर्ग के विजय बघेल जी, वो घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए गए थे पूरे प्रदेश में उन्होंने, और उसी घोषणा पत्र में की जो वजह से चीज़ें दी उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला उसका। ठीक है, आप लोकसभा चुनाव की बात देख लीजिए तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नांदगांव भेजा, कांग्रेस ने भिलाई नगर के विधायक बिलासपुर देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेजा और ताम्रध्वज ताम्रध्वज साहू को महासमुंद भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग की नेत्री सरोज पांडे। पूर्वा, तो दुर्ग का वजूद राजनीति से, कांग्रेस या भाजपा की राजनीति से खत्म नहीं होने वाला है, वजूद हमेशा बरकरार रहेगा। दुर्ग का वैसे तो दबदबा हर क्षेत्रों में रहा, चाहे पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई लिखाई, सभी क्षेत्रों में रहा है। तो क्या उम्मीद करें आने वाले समय में दबदबा कायम रहेगा, निश्चित तौर पे कायम रहेगा और हो सकता है कुछ बड़ा आपको सुनने को मिले। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, जो चीजें, क्या लग रहा है कब तक मंत्रिमंडल, मतलब अब तो बृजमोहन अग्रवाल भी इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कब तक बृजमोहन सीएम साहब अग्रवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं और उनका स्वीकार भी हो चुका है। अब संभवतः जो मानसून सत्र शुरू होगा उसके आसपास है मंत्रिमंडल विस्तार संभव। अगर आपको पसंद करना हो या चूज करना हो तो इन 4 विधायक में से किस पर, मतलब आप क्या सोचते हैं कौन होना चाहिए? आपका अनुभव क्या कठिन कहता है? सवाल कर रहे हैं प्रदीप जी, आप काहे को दुश्मनी करवा रहे हैं? सबसे व्यक्तिगत पहचान परिचय है, एक का नाम लेंगे तो 3 नाराज होंगे। तो कहीं ना कहीं सब चारों बराबर है। चारों बराबर है और सब अच्छे लोग हैं और कार्यशैली अच्छी है, विकास की ललक है। तो चारों में से कोई भी बने। एक बात बड़ी कॉमन सी है रिकेश सेन के बारे में, जो अभी 6 महीने से भी कम का समय है हुआ उनको जीते, लेकिन प्रदेश में एक चर्चित और एक लोकप्रिय विधायक के रूप में सामने आए हैं। तो क्या मानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? रिकेश सेन प्रदेश में ही चर्चित नहीं है। रिकेश सेन की जो कार्यशैली है, जिन छोटी चीज़ों को वो पकड़ते हैं, वो देश में चर्चा होने लग गई। कई उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी बाबा धाम में उन्होंने रेड कारपेट बिछाने के लिए 5 लाख रुपया दे दिया। अभी तक किसी ने सोचा नहीं, इतने लोग वहाँ जाते हैं बाबा धाम, बड़े बड़े नेता जाते हैं, लेकिन इस दिशा में कभी सोचा नहीं। तो एक बड़ा चीज़ है। तो छोटी छोटी आप उनकी चीज़ों को देखेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, तो उससे काफ़ी चर्चित हो। अभी हाल ही में गुरुद्वारे में भी उन्होंने अपना जो पहली सैलरी थी वो डोनेट की है, जी जी, ई रिक्शा के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से छोटे छोटे कार्यों से वो सिर्फ प्रदेश में नहीं, उनकी छवि बाहर भी अब बनते जा रही है। लोग मतलब मैंने सुना है कि एक सेलिब्रिटी टाइप की इमेज उनकी बन रही है। बेशक लोग जानना सेलिब्रिटी चाहते हैं कि- लोग जब पहुंचते हैं तो सेल्फी लेने की होड़ लग जाती है उनको देख के। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो रिकेश सेन को सन 2000 से 98 से जान रहा हूँ। 1998 से जब हम लोग सेक्टर 3 में बैठा करते थे और जब पहली बार वो पार्षद बने, उस समय से उनकी कार्यशैली को देख, मतलब काम करने की एक ललक जो होती है वो शुरू से रिकेश पे, और इसी वजह से आज देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी के जो विचार है उनको फॉलो कर रहे हैं लग रहा है। हाँ, मोदी जी के विचार को फॉलो भी कर रहे हैं। जो अपनी एक लीक राजनीति में हट के जो लाइन बनानी चाहिए वो भी बना रहे हैं, उस दिशा पे चल रहे हैं और बहुत इस वजह से तेजी से चर्चित भी हो रहे हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं इस छोटे से राजनीतिक विश्लेषण में वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें कि किस जो विधानसभा प्रत्याशी या विधायक को आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। तमाम जो विषय थे, तमाम चीज़ें थी, उसमें बारीकियों से उन्होंने अपने विश्लेषण रखा। बहरहाल आने वाले दिनों में शायद सरकार किस विधायक को अपने कैबिनेट में जगह देगी, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बहरहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं।